अभी तक हमने देखा कि क्या एल्केन्स होते हैं, क्या एल्कीन्स होती है, कैसे उनकी नेमिंग्स करते हैं। अब हम डिफरेंट डिफरेंट एल्केन्स को एक दूसरे से कोरिलेट कर सकते हैं, जिसके लिए हमें एक टर्म बताना चाहिए जिसे हम बोलते हैं आइसोमर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं आइसोमर्स क्या होते हैं। देखो मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ। आपने ब्यूटेन का फॉर्मूला पढ़ा है ना? बताओ ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है? ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होगा? C4H10। कैसा है फॉर्मूला? क्योंकि एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास, ये आपको याद है? तो बस यहाँ पर ब्यूट ब्यूट किसके लिए आता है? जब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होते हैं? 4। तो n के लिए यहाँ पे 4 रख दो, फॉर्मूला बन जाएगा C4H10। अब चलो मैं आपको एक काम देता हूँ, आपको इस ब्यूटेन की स्ट्रक्चर बनानी है। याद है ना हम कार्बन से स्ट्रक्चर बनाते थे? तो वैसे ही आपको स्ट्रक्चर बनानी है। तो हम कितने तरह के स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, हमें ये देखना है। तो सबसे पहले हम C4H10 के देखो 4 कार्बन स्ट्रेट लाइन में जोड़ दें, जैसा हम पहले किया करते थे। चारों को हमने सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। बाकी क्या बची? 4 वैलेंसी में से एक कंप्लीट हो गई, 3 बची हैं। उसको कौन कंप्लीट करेंगे? 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन की 2 वैलेंसी कंप्लीट है, बाकी 2 को कौन कंप्लीट करेंगे? 2 हाइड्रोजन। इसकी भी 2 कंप्लीट है, बाकी 2 के लिए 2 हाइड्रोजन। और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन। तो देखो ये कंपाउंड बन गया C4H10, जिसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल ब्यूटेन। सीखा था हमने नेमिंग करना। इसी तरह क्या मैं इसमें कुछ और चेंज कर सकता हूँ? देखो अभी तो कैसी चेन है? स्ट्रेट चेन। हम इसको क्या बदल सकते हैं? ब्रांच चेन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ब्रांच चेन में क्या होता है? हम 3 कार्बन ले लेते हैं ऐसे, और एक कार्बन को यहाँ पर बीच में लगा देते हैं। देखो CH3 CH3 CH3, और यहाँ पे देखो 3 वैलेंसीज कंप्लीट है, एक वैलेंसी को कौन कंप्लीट करेगा? हाइड्रोजन। तो ये भी किसकी स्ट्रक्चर है? C4H10 की। अरे ये क्या, हम इसकी ये भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं और ये भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, लेकिन दोनों में से सही स्ट्रक्चर कौन सी है? भाई ये भी हमने इसी की स्ट्रक्चर बनाई है, ये भी इसी की स्ट्रक्चर बनाई है। तो हमें ये पता करना है कि दोनों में से कौन सी करेक्ट स्ट्रक्चर है। तो ये दोनों ही क्या है? आपकी करेक्ट स्ट्रक्चर है, दोनों में कोई गलती नहीं है। दोनों का फॉर्मूला क्या है? सेम, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट। ये है एक स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर, इसलिए हम बोलते हैं इसे एन ब्यूटेन। आपको याद है हम इसे क्या बोलते हैं? वेरी गुड, इसे हम क्या बोलते हैं? आइसोब्यूटेन। ये आपको याद रहना चाहिए, हम क्या बोलते हैं इसे? आइसोब्यूटेन। तो देखो ये एक ही कंपाउंड की 2 अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। तो ऐसे ही स्ट्रक्चर्स को बीच में जो रिलेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। तो अब आइसोमर्स को डिफाइन करना मेरे हिसाब से बहुत आसान हो गया है। आइसोमर्स क्या हो जाएंगे आपके पास? ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो? सेम, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर्स क्या हो? डिफरेंट। उन्हें हम क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। तो हम आइसोमर्स को सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं। The organic compounds which have same molecular formula but different structures are called isomers. Same molecular formula and different structures. तो ऐसे compound के बीच में क्या relation आएगा हमेशा? They are always called as isomers. तो ये बातें क्या होते हैं isomers? तो बेसिकली ना आइसोमर्स का बनना डिपेंड करता है कार्बन एटम्स के अरेंजमेंट पे। आप जितने तरीके से, जितने अलग अलग तरीके से कार्बन एटम्स को अरेंज कर लोगे, उतने ही क्या बनते जाएंगे आपके पास? आइसोमर्स। देखो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम आइसोमरिज्म के। सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। बताओ क्या आप मीथेन की एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बना सकते हो? मीथेन की तो एक ही स्ट्रक्चर होती है, CHHH। क्या इसकी और स्ट्रक्चर बन सकती है? नहीं, मतलब इसका कोई आइसोमर पॉसिबल नहीं। दूसरा कंपाउंड देखते हैं, आप इसको जानते हो? CH3CH3। बताओ इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इथेन। इथेन की स्ट्रक्चर बना है, एक CH3 इधर और एक CH3 इधर। बताओ क्या इसका कोई और अरेंजमेंट पॉसिबल है? नहीं है ना। आप हाइड्रोजन को इधर उधर करोगे तो हाइड्रोजन तो सेम है, स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगी, यानी इसका कोई अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, इसका भी पॉसिबल नहीं है। अगला कंपाउंड देखते हैं, CH3CH2CH3। इसका नाम क्या है? प्रोपेन। 3 कार्बन है, प्रोपेन। बताओ प्रोपेन का कोई और अरेंजमेंट पॉसिबल है? नहीं है, नहीं है ना। देखो प्रोपेन का मतलब क्या है? C3H8। इसका और कोई अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं। क्या आप यहाँ ब्रांच चेन बना सकते हो? अगर हम चेन को ऐसे बना दें CH2CH3, तो क्या ये ब्रांच चेन हो गई? बताओ नहीं हुई ना। आपने तो बस चेन को थोड़ा सा बेंट कर दिया है इस तरह 90 डिग्री पे। ये चेन ब्रांचिंग नहीं है। ब्रांचिंग तब होती है जब यहाँ से एक और कार्बन निकलता।
तो यहाँ पर भी अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, मतलब इसके भी आइसोमर्स पॉसिबल नहीं होंगे। अगला कंपाउंड देखते हैं ब्यूटेन। तो ब्यूटेन तो आपने अभी भी देखा था, एक बार और देख लेते हैं। C4H10 इसका फॉर्मूला है, 4 कार्बन तो CH3 CH2 CH2 CH3, ये बन गया नॉर्मल ब्यूटेन। बताओ क्या हम यहाँ पे ब्रांचिंग कर सकते हैं? बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर हम इस कार्बन को उठा के यहाँ ब्रांचिंग पे लगा दें तो ये कैसा बनेगा? CH3 CH CH3 CH3। देखो इस केस को और इस केस को अगर आप कंपेयर करो तो यहाँ पर दोनों में आपको दिख जाएगा कि ब्रांचिंग कैसी होती है। जहां ब्रांचिंग है उसके बाद एक कार्बन एटलीस्ट आएगा ही आएगा, यहाँ पर नहीं था इसलिए ब्रांचिंग नहीं थी, ये ब्रांचिंग है। और इस कंपाउंड का फॉर्मूला, इसका नाम क्या हो जाएगा? हमने भी देखा था, आइसोब्यूटेन। तो देखो ये दो अरेंजमेंट शो कर रहा है, इसलिए दोनों एक दूसरे के क्या हैं? आइसोमर्स। मतलब हमने यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी कि आइसोमेरिज्म शो करने के लिए, अगर हम बात कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स की, तो आइसोमेरिज्म शो करने के लिए एटलीस्ट कितने कार्बन होने चाहिए बताओ? 4, क्योंकि 3, 2 और 1 कार्बन पे आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। तो आइसोमर्स बनाने के लिए हाइड्रोकार्बन के पास एटलीस्ट कितने कार्बन होने चाहिए? 4। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि एटलीस्ट 4 कार्बन एटम्स आर रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रोकार्बन्स टू शो आइसोमेरिज्म। ये जो आइसोमर्स बनाने का जो फिनोमिना होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म शो करने के लिए हाइड्रोकार्बन के पास मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए? 4 कार्बन एटम्स। ये ध्यान रखना, आपसे ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। चलो अब कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं और आइसोमर्स बनाना सीखते हैं। देखो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं कंपाउंड पेंटेन का। हम देखते हैं कि कैसे हम आइसोमर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत आसान होता है आइसोमर्स को ड्रॉ करना। बताओ पेंटेन का फॉर्मूला क्या होगा? एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। पेंटेन के लिए पेंट के लिए कार्बन की वैल्यू 5 रखो तो हो जाएगा C5H12। बन गया। अब देखो जब भी आपको आइसोमर बनाने हो ना, आप सबसे पहले स्ट्रेट चेन वाली स्ट्रक्चर बना लिया करो, स्ट्रेट चेन। ठीक है, चलो स्ट्रेट चेन बनाते हैं। 5 कार्बन है, C ऐसा करो, जोड़ लेते हैं पहले C, इधर एक और कार्बन, कार्बन कार्बन कार्बन, 1 2 3 4 5। ये सब एक दूसरे से जुड़े होंगे सिंगल बॉन्ड के थ्रू, क्योंकि ये एल्केन है। इस कार्बन की देखो एक वैलेंसी कंप्लीट है, बाकी 3 वैलेंसी कौन कंप्लीट करेगा? हाइड्रोजन। इस कार्बन की 2 वैलेंसी कंप्लीट है, बाकी कौन कंप्लीट करेगा? हाइड्रोजन। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आएंगे? 3 हाइड्रोजन। तो इस तरह से देखो 5 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन बन गई। इसे हम क्या बोलते हैं? एन पेंटेन। क्या बोलते हैं? एन पेंटेन। अब हमें देखनी है ब्रांचिंग की पॉसिबिलिटी, कि यहाँ पर कोई ब्रांचिंग हो सकती है क्या। तो बताओ, मैं पोजीशन मार्क करता हूं। देखो यहाँ पर ब्रांचिंग हो सकती है, एक ब्रांचिंग यहाँ पर हो सकती है और एक ब्रांचिंग यहाँ पर हो सकती है ना। तो हम हर जगह ब्रांचिंग लगाकर देखते हैं, ब्रांचिंग करके देखते हैं। देखो CH3 CH, सबसे पहले मैं इस पोजीशन पे ब्रांचिंग कर रहा हूं, CH3। ये इनमें से एक कार्बन इधर चला गया तो बाकी 2 ही कार्बन बचे। देखो CH2 CH3। कंपाउंड का फॉर्मूला देखो, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, 12 हाइड्रोजन, 3 and 3 6, 6 and 2 8 and 1 9, 9 and 3 12। कंपाउंड का फॉर्मूला कितना है? C5H12। ठीक, देखो दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग है एक दूसरे से। अगर हम इसका नाम लिखें तो नेमिंग करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम एक लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं, लाइक दिस। तो ये हमारी मेन चेन हो गई, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो गया। नंबरिंग करो, बताओ किस एंड से करेंगे? इस एंड से करेंगे तो 1 2, 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। इस एंड से करेंगे तो 1 2 3, 3 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। तो हम नंबरिंग किधर से करेंगे? इधर से। तो इसका नाम क्या होगा? देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सेकंड पोजीशन पे एक कार्बन वाला ग्रुप, यानी कौन सा ग्रुप हो गया? ये मिथाइल ग्रुप। याद है? तो हम इसकी नेमिंग कैसे लिखेंगे? 2 मिथाइल, कितने कार्बन? 4 कार्बन के लिए क्या आता है? ब्यूट। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये हो गया इसका नेम। जबकि इसका नाम क्या आता है? एन पेंटेन। देखो दोनों कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है? सेम।
दोनों के स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट, और दोनों के नाम भी क्या है, डिफरेंट। इसलिए ये दोनों ही क्या है, एक दूसरे के आइसोमर्स। तो आइसोमर्स को पहचानना बहुत आसान है। उनमें क्या होगा, स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होगी और नाम भी क्या होंगे, डिफरेंट। नॉर्मल वाला जो होगा ना, उससे एक या दो कार्बन नीचे उसका नाम चलेगा। जैसे ये था पेंटेन, ये कितना बन गया, ब्यूटेन, एक कार्बन नीचे हो गया ना। चलो और स्ट्रक्चर बनाते हैं। मान लो इस मिथाइल को उठा के मैं इस पोजीशन पे या इस पोजीशन पे रखता हूं, तो इस पोजीशन पे रखता हूं CH3 CH2, देखो इस पोजीशन पे रखना है ना, तो यहाँ पे CH, एक CH3 इधर रख देता हूं, और फिर से क्या बन जाएगा, एक और CH3 बचा, क्योंकि एक CH3 हमने यहाँ पहुंचा दिया तो एक ही कार्बन बचा ना। तो इस तरह से देखो सेकेंड पोजीशन पे मैंने रखा, तो ये कंपाउंड मेरे पास बना। अब इस कंपाउंड को और इस कंपाउंड को कंपेयर करो, बताओ आपको दोनों में कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? देखो मुझे तो इनमें कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा, अगर आपको नजर आ रहा है तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने इस कंपाउंड को सिर्फ इधर साइड शिफ्ट कर दिया ना, घुमा दिया इसको, और कोई फर्क नहीं पड़ा इसके ऊपर। चाहो तो आप इसकी नेमिंग करके देखो, देखो इसमें भी 1 2 3 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट 1 2, इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, दो नंबर पर एक कार्बन वाला ग्रुप यानी मिथाइल ग्रुप, तो नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या बन जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। देखो दोनों का नाम क्या है, सेम, इसलिए दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर नहीं है, ये दोनों क्या है, सेम स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये ना आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए जब आप आइसोमर्स बना रहे हो, कि कहीं पे आप दो एग्जैक्ट या दो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स को तो कंपेयर नहीं कर रहे हो। तो ये ध्यान रखना, जिनके भी नाम सेम हो गए उनकी स्ट्रक्चर हमेशा क्या होगी, सेम। वैसे भी देखो आप इतना तो समझते ही हो, मैंने इसको क्या किया, सिर्फ फ्लिप किया है, घुमा दिया है, तो घुमाने पर कंपाउंड की स्ट्रक्चर चेंज नहीं होती। सेम इसी तरह अगर आप इस पोजीशन पे भी मिथाइल रखोगे, मान लो कार्बन उठा के यहाँ रख दोगे, तब भी यही स्ट्रक्चर बनेगी। यानी ये इसका दूसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर है। एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल होता है इसी कंपाउंड का। देखो मैं क्या करूं, मैं 3 कार्बन की चेन बनाऊं, CH3 C CH3, लेकिन अपने पास टोटल कितने कार्बन है, 5, तो एक कार्बन यहाँ पे लगाओ CH3, एक कार्बन यहाँ पे लगाओ CH3। देखो अब कंपाउंड का फॉर्मूला 1 2 3 4 5 कार्बन, 3 3 3 3 3 4 12, कंपाउंड का फॉर्मूला C5H12। यानी ये भी क्या हो गया, ये भी पेंटेन का एक आइसोमर हो गया। इसकी नेमिंग करनी है, वही एक स्ट्रेट चेन कंसीडर करो, 1 2 3, 2 पोजीशन पे दो मिथाइल ग्रुप। याद है आपको, जब दो सेम ग्रुप आते हैं तो हम डाई यूज करते हैं, तो हम इसे क्या लिखेंगे, 2,2, क्योंकि दो मिथाइल सेम पोजीशन पर है तो 2,2 क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल, और साथ में 3 कार्बन है तो हम इसे क्या लिख देंगे, प्रोपेन लिख सकते हैं। देखो स्ट्रक्चर भी डिफरेंट दिख रही है, नेम भी डिफरेंट दिख रहा है, इसलिए ये कंपाउंड भी क्या है, C5H12 का एक आइसोमर। तो अगर कोई मुझसे पूछता है कि पेंटेन के कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं, तो बताओ कितने आइसोमर पॉसिबल हैं, एक, ये 2 और ये टोटल 3। पेंटेन के टोटल 3 आइसोमर्स पॉसिबल हैं। समझ में आता है? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं एक बार और कि आइसोमर्स को हम कैसे काउंट करते हैं। तो अगला जो हमारा एग्जांपल है दैट इज हेक्सेन। हेक्सेन का फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा, अब आप बताओ। वही CnH2n+2 से C6H14 बनेगा। सबसे पहले हम कौन सा आइसोमर बनाएंगे, स्ट्रेट चेन आइसोमर। स्ट्रेट चेन में क्या करना पड़ेगा, 6 कार्बन एटम्स, 1 2 3 4 5 6, सबको सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो, बाकी सबकी वैलेंसीज कंप्लीट कर दो, CH3 H2 2 2 2 एंड 3। इसका नाम क्या होगा बताओ, N हेक्सेन। तो ये बन गया हमारा पहला स्ट्रेट चेन आइसोमर ऑफ हेक्सेन, जिसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल हेक्सेन। अब बात करते हैं अबाउट ब्रांच चेन आइसोमर्स। तो ब्रांच चेन में क्या होगा, देखो जैसे मैंने आपको पहले भी सिखाया, आप क्या करोगे, अब एक कार्बन कम कर दो, तो हम 5 कार्बन की चेन बना रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5। एक जो कार्बन बचा है उसे आप किसी भी पोजीशन पे लगा सकते हो, मैं यहां पे लगा रहा हूं C।
वैलेंसीज कंप्लीट करो, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, 1 2 3, फोर्थ होगी हाइड्रोजन से 1 2, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, और यहाँ कितने हाइड्रोजन आएंगे, 3 हाइड्रोजन। ये कार्बन देखो, इसकी एक वैलेंसी कंप्लीट है, बाकी 3 वैलेंसीज और कंप्लीट होनी है, तो यहाँ पर भी कितना हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। कंपाउंड का फॉर्मूला देखो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन C6। हाइड्रोजन देखो, 3 and 3 6 and 1 7 and 2 9 and 2 11 and 3 14। तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बना, C6H14 बन गया। क्या हम इस कंपाउंड की नेमिंग कर सकते हैं, बताओ। नेमिंग करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे, फिर चेन की नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग किस एंड से करते हैं, जहां से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या पड़ता हो, पास। तो 1 2 3 4 5, ये हो गई नंबरिंग। नेमिंग करो, सेकंड पोजीशन पे एक कार्बन यानी कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, मिथाइल। तो नेमिंग क्या हो जाएगी, 2 मिथाइल। बताओ स्ट्रेट चेन कार्बन में कितने कार्बन है, स्ट्रेट चेन के अंदर 5, तो क्या बनेगा, पेंट। सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या बोल देंगे, 2 मिथाइल पेंटेन। तो देखो ये था नॉर्मल हेक्सेन, जब ब्रांचिंग हुई तो एक कार्बन को हमने शिफ्ट कर दिया, तो ब्रांचिंग के फॉर्म में क्या बनाए, 2 मिथाइल पेंटेन। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम, लेकिन स्ट्रक्चर्स क्या है, डिफरेंट। इसलिए ये दोनों ही एक दूसरे के कौन से आइसोमर्स हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्या हम इसका और कोई आइसोमर बना सकते हैं, देखो अभी ये मिथाइल इस पोजीशन पे, हम इसे 2 और पोजीशन पे रख सकते हैं, एक इस पोजीशन पे और एक इस पोजीशन पे। तो रख के देखते हैं, देखो फिर से 5 कार्बन, ये 5 कार्बन हो गए, एक और जगह बना लेते हैं 5 कार्बन। अब मिथाइल को सिचुएट करते हैं, तो देखो ये पोजीशन पे मिथाइल रखते हैं, एक CH3 ग्रुप यहाँ पे आ गया, और जैसे हमने देखा ये वाली पोजीशन, तो इसको यहाँ रखते हैं, तो ये मिथाइल आ गया। फिर से वैलेंसीज कंप्लीट करो, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 3। सिमिलरली यहाँ पर 3 2 2 1 एंड 3। ठीक, तो देखो अब चेक करते हैं पोजीशंस को चेंज करने के बाद कि कहीं पर कोई सेम कंपाउंड तो नहीं बन रहा। तो देखो ये कंपाउंड और ये कंपाउंड ऑब्वियसली डिफरेंट है, ठीक, क्योंकि ये क्या है आपके, देखो यहाँ पर सेकंड पोजीशन में मिथाइल था, यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे, लेकिन ये कंपाउंड और ये कंपाउंड दोनों क्या है, सेम। क्यों, क्योंकि जैसे आप इसको फ्लिप करोगे तो देखो ये स्ट्रक्चर बनेगी। दूसरा, आप तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन देखो, यहाँ पर 1 2 सेकंड पोजीशन पे था, यहाँ पर भी कहां पर है, 1 2 सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, बाकी सेम 5 कार्बन की चेन है, ये दोनों क्या है, सेम। ऐसे भी अगर हमें पता नहीं चले तो हमारे पास एक और तरीका है, क्या तरीका है, इन दोनों की नेमिंग करो। तो चलो नेमिंग करते हैं, देखो इसकी नेमिंग भी क्या होगी, 1 2 3 4 5। सेकेंड पोजीशन पे एक कार्बन का ग्रुप यानी मिथाइल ग्रुप, तो 2 मिथाइल, 5 कार्बन की चेन है, तो ये क्या बन जाएगा, पेंटेन। तो देखो दोनों का नाम सेम है, दोनों की स्ट्रक्चर सेम है, मतलब दोनों ही क्या है, आइडेंटिकल कंपाउंड। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप आइसोमर्स बना रहे हो तो आपको आइडेंटिकल कंपाउंड्स को अलग रखना होगा, उन्हें 2 बार काउंट नहीं करना है। ये कंपाउंड की नेमिंग करो, देखो 1 2 3 4 5। यहां पर थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, तो इसकी नेमिंग क्या होगी, 3 मिथाइल पेंटेन। देखो नाम डिफरेंट है, स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम, C6H14। इसका मतलब ये दोनों ही क्या है, एक दूसरे के आइसोमर्स। पूरा समझ में आती है चीज आपको। तो ये हुए आपके पास हेक्सेन के आइसोमर्स, ब्रांच चेन आइसोमर्स, जिनमें 5 कार्बन की आपने चेन बनाई। हम इसके और आइसोमर्स बना सकते हैं, आप क्या करो, एक कार्बन और कम कर दो चेन में से, तो 4 कार्बन की चेन बनाकर हम आइसोमर्स बनाते हैं। देखो कैसे बनेंगे, 1 1 2 3 4 हो गए 4 कार्बन। अभी 2 कार्बन और बचे, तो दोनों को ब्रांचिंग में लगा दो, एक कार्बन यहां पर लगा देते हैं, एक कार्बन यहां पे लगा देते हैं। बोलो चीज समझ में आती है। अब हम क्या करेंगे, अब हम हाइड्रोजन लगाते हैं, एक कार्बन, 3 हाइड्रोजन, 1 2 3, फोर्थ हाइड्रोजन, 1 2 3,
फोर्थ हाइड्रोजन 1 और यहाँ पे क्या जाएंगे 3 हाइड्रोजन। सिमिलरली यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन और यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन। कंपाउंड का फॉर्मूला देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन 3 6 9 12 एंड 2 14 हाइड्रोजन। यानी फॉर्मूला क्या हो गया C6H14। ये तो हेक्सेन का फॉर्मूला हो गया। लेकिन यहाँ पर देखो कंपाउंड की स्ट्रक्चर क्या है, बिल्कुल डिफरेंट। यहाँ पर तो 4 कार्बन की चेन बन रही है। चलो इसकी नेमिंग करते हैं ना, नेमिंग करते हैं। यहां से नंबरिंग करें 1 2 3 4। नंबरिंग किधर से भी कर लो, दोनों तरफ से सेम है, कहीं से भी कर सकते हैं। सेकंड पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप, थर्ड पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप। एक ही कंपाउंड में 2 बार सेम ग्रुप आ रहा है तो हम डाई प्रीफिक्स यूज करेंगे। इसकी नेमिंग कैसे करेंगे हम, सेकंड पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, इसलिए हम इसे लिखेंगे डाई मिथाइल। और कितने कार्बन है 4, 4 के लिए क्या आता है ब्यूट, तो ये क्या हो गया डाई मिथाइल ब्यूटेन। अगर आप पुराने कंपाउंड्स देखो तो वो पेंटेन थे, क्योंकि 5 कार्बन की चेन थी और 1 कार्बन ब्रांचिंग की फॉर्म में था। यहाँ पर क्या है 4 कार्बन की चेन है और 2 कार्बन ब्रांचिंग की फॉर्म में है, इसलिए क्या आया ये ब्यूटेन। देखो कंपाउंड का फॉर्मूला सेम लेकिन स्ट्रक्चर्स क्या है सबकी डिफरेंट, इसलिए इन सब में क्या रिलेशन है, दीज आर आइसोमर्स। एक और 4 कार्बन का हम कंपाउंड बना सकते हैं, इसी का एक आइसोमर देखो। 4 कार्बन 1 2 3 4, ये CH3, इसको कनेक्ट करो, ये बनेगा CH2 या CH2 छोड़ो अभी, ठीक है, हम सिर्फ कार्बन के फॉर्म में कनेक्ट कर लेते हैं इनको, इधर CH3। ठीक, अब मुझे क्या कर सकता हूं, मैं किसी भी एक कार्बन पर 2 कार्बन एक साथ चिपका दूं ऐसे। ठीक, अब वैलेंसीज कंप्लीट करते हैं। यहां पर 3 आएगा, इस कार्बन के चारों वैलेंसी कंप्लीट है, यहां पर 3 आएगा और यहां पर 2 आएगा। तो देखो इस कंपाउंड का फॉर्मूला भी सेम है C6H14, लेकिन इसका स्ट्रक्चर इस कंपाउंड से क्या है डिफरेंट। चलो इसकी नेमिंग करते हैं। नेमिंग के लिए फिर से वही, ये स्ट्रेट चेन बन गई 1 2 3 4। सेकेंड पोजीशन पे एक मिथाइल, सेकेंड पोजीशन पे ही दूसरा मिथाइल, यानी एक ही पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप है। तो हम इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, हमें दोनों की पोजीशन लिखनी पड़ेगी, यानी हम लिखेंगे 2 नंबर पर और 2 नंबर पर 2 मिथाइल यानी डाई मिथाइल। कितने कार्बन है 4, तो ये क्या बन जाएगा ब्यूटेन। समझ में आता है। तो ये हुए आपके पास हेक्सेन के डिफरेंट डिफरेंट आइसोमर्स। अब और आइसोमर इसके पॉसिबल नहीं है। ठीक, आप 3 कार्बन की चेन बनाओगे तो सिर्फ थोड़ी शक्ल चेंज होगी। जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूं एक, जैसे मान लो मैंने 3 कार्बन की चेन ली, अब आप कार्बन कहां लगाओगे, बाकी के 3 बचे हुए। मान लो एक कार्बन यहां लगाते हो, 2 कार्बन एक साथ यहां पे लगा दो, तो ये कंपाउंड और ये कंपाउंड सेम हो गया, क्योंकि देखो आपने लॉन्गेस्ट चेन रूल पढ़ा है, तो लॉन्गेस्ट चेन बनेगी ये वाली 1 2 3 4 कार्बन। नंबरिंग करोगे यहां से 1 2 3 4, तो सेकंड पोजीशन पर एक मिथाइल और ये दूसरा मिथाइल। नेमिंग करो 2,2 डाई मिथाइल। बताओ मेन चेन में कितने कार्बन 4, तो हम इसे क्या बोलेंगे ब्यूटेन। देखो दोनों का नाम क्या है सेम, यानी ये आइसोमर्स नहीं है, ये क्या है एक ही कंपाउंड है। तो अगर आपको कभी लगता है कि आप एक और स्ट्रक्चर बना पा रहे हो और आप सिर्फ शक्ल देखकर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, तो सिंपल सा फंडा है, उस कंपाउंड का नाम लिखो। नाम लिखने से आपको पता लग जाएगा, अगर नाम सेम आता है तो कंपाउंड सेम है, नाम डिफरेंट आया तो कंपाउंड भी क्या हो जाएगा डिफरेंट। समझ में आता है। तो इस तरह से हम हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन्स के आइसोमर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। चलो ये तो बात हुई एल्केन्स जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है। बात करते हैं एल्कीन्स कि हम एल्कीन्स के आइसोमर्स कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलो एल्कीन्स को डिस्कस करते हैं। तो एल्कीन्स में हम स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट मेंबर, दैट इज इथीन। इथीन का फॉर्मूला क्या होगा, देखो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है CnH2n। एथ यानी 2 कार्बन यानी n की वैल्यू 2, तो C2H22 का कितना हो जाएगा 4। तो ये हुआ इथीन का फॉर्मूला। तो इथीन की स्ट्रक्चर क्या होगी CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें कुछ चेंज कर ही नहीं सकते, ना तो हम ब्रांचिंग ला सकते हैं ना कोई और चेंज हो सकता, इसलिए इथीन का कोई आइसोमर पॉसिबल नहीं है। अगला कंपाउंड देखते हैं प्रोपीन।
प्रोपीन का फॉर्मूला, प्रोप आता है 3 कार्बन के लिए, N की वैल्यू 3 रखो, C3H6 क्या बन जाएगा, C3H6। स्ट्रक्चर बनाओ, 3 कार्बन, कोई भी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, बाकी देखो 2 वैलेंसी कंप्लीट हो गई, 2 और बची हैं तो 2 हाइड्रोजन आएंगी यहाँ पे। 1 2 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट तो 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन आएंगे, 3 हाइड्रोजन। इस कंपाउंड में भी कोई आइसोमर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी आप स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर पाओगे, यानी इथीन और प्रोपीन के कोई आइसोमर नहीं बनेंगे। अगेन कितने कार्बन चाहिए आपको, मिनिमम 4 कार्बन, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म शो करने के लिए एटलीस्ट 4 कार्बन होना जरूरी ही जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं विद ब्यूटीन। ब्यूटीन का फॉर्मूला होगा C4H8। वही सबसे पहले कौन सा आइसोमर, स्ट्रेट चेन आइसोमर। चलो स्ट्रेट चेन आइसोमर क्या होगा, 4 कार्बन एटम्स, कोई भी 2 को डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आएंगे CH2, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आएंगे। बोला आएगा इस कंपाउंड की नेमिंग करो, कितने कार्बन, 4 कार्बन, तो 4 कार्बन के लिए आता है ब्यूट, जैसे हमने बोला कि ये ब्यूटीन है तो ये सिंपल ब्यूटीन होगा। लेकिन हमें क्या होता है ना, यहाँ डबल बॉन्ड की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको डबल बॉन्ड की पोजीशन भी स्पेसिफाई करनी होती है, जैसा हमने नेमिंग में सीखा था। देखो 1 2 3 4, फर्स्ट नंबर पर ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 1 इन, बोलो लिख सकते हैं। अब देखो ये तो भी डबल बॉन्ड की एक पोजीशन, अब हम क्या कर सकते हैं ना, स्ट्रेट चेन में डबल बॉन्ड की पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं एक और कंपाउंड बनाऊं CH2 नहीं, हम वही 4 कार्बन बनाते हैं, वैलेंसी तो आप कंप्लीट करना जानते ही हो। पहले हमने डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में लगाया था, अब हम डबल बॉन्ड को इन दोनों कार्बन के बीच में लगाते हैं। देखो अब ये कार्बन सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन आएगा और यहाँ पर फिर से 3 हाइड्रोजन। अब देखो इस कंपाउंड और इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर क्या सेम है, देखो नहीं है, पहले इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, अब इन दोनों के बीच में, लेकिन दोनों का फॉर्मूला क्या आएगा, सेम। तो इनके फॉर्मूले सेम है लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट, इसलिए दोनों भी क्या है, एक दूसरे के आइसोमर्स। चेक करने के लिए हम इसकी भी नेमिंग कर लेते हैं। देखो नंबरिंग चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो, डबल बॉन्ड सेम पोजीशन पे आ रहा है तो 1 2 3 4 कितना हो जाएगा, ब्यूट, कौन से नंबर पर डबल बॉन्ड है, 2 नंबर पर, तो ब्यूट 2 इन। समझ में आता है, तो ये दोनों भी क्या होगा, एक दूसरे के आइसोमर्स। स्ट्रेट चेन है लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जैसे डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होगी आपके पास क्या होगी, स्ट्रक्चर भी चेंज होगी, इसलिए स्ट्रेट चेन वाले यहाँ पर 2 आइसोमर एग्जिस्ट करेंगे। फिर हम बात कर सकते हैं अबाउट ब्रांच चेन आइसोमर्स। अब देखो ब्रांच चेन में क्या हो जाएगा, आप 1 कार्बन कम कर दो, तो हम बात कर रहे थे ब्यूटीन C4H8 की, तो 3 कार्बन बनाते हैं, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, बाकी वैलेंसीज कंप्लीट कर दो, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। ठीक, तो ये कंपाउंड देखो 3 कार्बन बन गए, अभी 1 कार्बन और बाकी है, तो उसको आप क्या करोगे, ब्रांचिंग की फॉर्म में लगाओगे, तो ब्रांचिंग यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते, यहीं पे होगी, तो उसके लिए आपको इस हाइड्रोजन को हटाना होगा, तो ये हाइड्रोजन को हटाओ, यहाँ पर क्या लगाओ, एक कार्बन, इस तरह से। तो देखो इस कार्बन की चारों वैलेंसीज कंप्लीट है, इस कार्बन की एक वैलेंसी कंप्लीट है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3। ठीक है, अब आप बैलेंसिंग कर सकते हो बड़ी आसानी से वैलेंसीज की, तो मुझे बार बार बताने की जरूरत शायद यहाँ पे नहीं पड़ेगी। अब देख लो यहाँ पर ये 3 चेन की तो पेरेंट चेन हो गई, और एक ग्रुप किसकी फॉर्म में आ गया, सब्स्टिट्यूएंट की। नेमिंग करो इसकी 1 2 3, 1 2 3। सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप, तो हम क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल, कितने कार्बन है, 3, तो प्रोप, 3 के लिए आ गया ना प्रोप। अब देखो डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे, तो 1 इन, क्या लिखेंगे, 1 इन। तो समझ में आता है, तो इस तरह से हम एल्कीन्स के लिए भी आइसोमर्स बना सकते हैं, स्ट्रेट चेन आइसोमर्स बना सकते हैं, वहां पे डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर सकते हैं,
डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ब्रांच चेन आइसोमर बना सकते हैं, यहाँ पे हम ब्रांचिंग लगा सकते हैं। अब देखो यहाँ पर तो एक ही पोजीशन है, तो हम इस मिथाइल ग्रुप की पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते। जब हमारे पास कार्बन एटम्स बढ़ेंगे तो हम मिथाइल ग्रुप की पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं और डबल बॉन्ड की पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। तो वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं जो हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी हमें यहीं तक डील करना है। उसके अलावा एल्कीन का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस होता है जिसको हम बोलते हैं रिंग फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? रिंग फॉर्मेशन। देखो रिंग क्या होती है? जब भी कार्बन एटम्स एक साथ जुड़कर एक क्लोज स्ट्रक्चर बनाए, लाइक दीज, देखो ये सब क्या है? क्लोज स्ट्रक्चर्स हैं। तो जब भी कार्बन एटम्स आपस में जुड़कर ऐसी क्लोज स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? रिंग्स। जैसे देखो इस रिंग में कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन, तो ये 4 मेंबर्ड रिंग है। यहाँ कितने कार्बन है? 5, ये है 5 मेंबर्ड रिंग। यहाँ कितने कार्बन है? 6, ये कैसी रिंग होगी? 6 मेंबर्ड रिंग्स। तो कार्बन एटम्स आपस में जुड़कर भी क्या बनाते हैं? रिंग्स बनाते हैं। इनको हम बोलते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर्स। क्या बोलते हैं? साइक्लिक स्ट्रक्चर्स, या फिर हम इन्हें बोलते हैं रिंग्स। तो एल्कीन्स की केस में भी क्या बन सकती है? रिंग। देखो जैसे ये क्या है? C4H8, तो C4H8 क्या करेगा? एक 4 कार्बन की रिंग बनाएगा, लाइक दिस। चारों कार्बन को कनेक्ट कर दो। अब वैलेंसीज कंप्लीट करते हैं। देखो इस कार्बन की 2 वैलेंसी कंप्लीट है, 2 किससे कंप्लीट होगी? हाइड्रोजन। यहाँ पर भी 2 किससे? हाइड्रोजन। यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन। तो देखो रिंग बन गई। फॉर्मूला देखो C4H8। देखो ये एल्कीन का जनरल फॉर्मूला है, लेकिन देखो यहाँ पर एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, सारे के सारे कौन से बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। तो इसको हम बोलेंगे एक 4 मेंबर्ड रिंग। और इसका नाम, अगर ये एक स्ट्रेट चेन होती 4 कार्बन की तो हम इसे क्या बोलते? ब्यूटेन, है ना? अगर ये एक स्ट्रेट चेन होती तो हम इसे क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। लेकिन बताओ क्या ये स्ट्रेट चेन है? नहीं, ये क्या है? एक साइक्लिक स्ट्रक्चर, एक रिंग। तो जब भी एक रिंग बनती है तो उसके लिए हम एक प्रीफिक्स यूज करते हैं, साइक्लो। क्या यूज करते हैं? साइक्लो। तो ये क्या बन जाएगा? साइक्लो ब्यूटेन। तो देखो साइक्लो ब्यूटेन भी ब्यूटीन का ही एक आइसोमर है। कौन सा आइसोमर है? स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्योंकि ब्यूटीन की स्ट्रक्चर क्या होती है? ऐसी। लेकिन रिंग की स्ट्रक्चर कैसी है? ऐसी। दोनों में डिफरेंस क्या है? स्ट्रेट चेन में डबल बॉन्ड आएगा, जबकि रिंग में डबल बॉन्ड नहीं आएगा। इसलिए मैंने क्या लिखा है? साइक्लोब्यूटेन। सिमिलरली बताओ इस कंपाउंड का नाम क्या बनेगा? 5 कार्बन है, सबके सब सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है, इसको हम क्या बोलेंगे? साइक्लोपेंटेन। इसे हम क्या बोलेंगे? साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, वैलेंसीज कंप्लीट कर सकते हैं हम। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, 2 2 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एंड 2 हाइड्रोजन। तो ये कंपाउंड क्या बन जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। तो अभी तक हमने देखा था कि एल्केन्स में हम सिर्फ क्या बना रहे थे? स्ट्रेट चेन आइसोमर्स या फिर ब्रांच चेन आइसोमर्स। लेकिन एल्कीन्स के केस में हम साथ में क्या बना सकते हैं? रिंग्स। चेन्स के अलावा क्या बना सकते हैं? रिंग्स। तो ये इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। चलो, साइक्लिक कंपाउंड्स की हमने बात कर ली है, रिंग्स की बात कर ली है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसकी आपको स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। आपने कई बार इसके बारे में सुना होगा, और इस कंपाउंड का नाम है बेंजीन। क्या नाम है? बेंजीन, जिसका फॉर्मूला होता है C6H6। अगर आपको इस कंपाउंड के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आज के बाद आपसे ध्यान रखना, क्योंकि आने वाले कई सालों तक आपको ये बहुत काम में आएगा। बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन ही है जिसमें 6 कार्बन एटम्स आपस में कनेक्ट होकर एक क्लोज्ड रिंग बनाते हैं, जैसा आपने भी देखा साइक्लोहेक्सेन वाली रिंग। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? ऑल्टरनेट पोजीशंस के ऊपर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। देखो एक डबल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड, तीसरा डबल बॉन्ड, और हर डबल बॉन्ड के बीच में, हर 2 डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता ही होता है। अब आप इन कार्बन्स की वैलेंसी को कंप्लीट करो। देखो 1 2 3 4, एक हाइड्रोजन, 1 2 3 4, एक हाइड्रोजन, 1 2 3 4, एक हाइड्रोजन। सिमिलरली हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच्ड होगा। समझ में आता है आपको? इसे हम बोलते हैं बेंजीन।
बेंजीन में क्या होता है ना, ये डबल बॉन्ड अपनी पोजीशंस को चेंज करते रहते हैं, यानी मैं इसकी एक और स्ट्रक्चर बना सकता हूं। वो एक और स्ट्रक्चर क्या है, वही 6 कार्बन जैसा हमने पहले बनाए, सबको सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो पहले, और अब डबल बॉन्ड, जैसे पहले डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में था, तो हम यहां पे बना सकते हैं ऑल्टरनेट पोजीशंस पे, H H H H H एंड H। तो देखो दोनों ही स्ट्रक्चर्स ऑलमोस्ट सेम ही है, बस डबल बॉन्ड की पोजीशन का फर्क है। तो ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ये डबल बॉन्ड क्या होते हैं ना, इस रिंग के अंदर घूमते रहते हैं। तो जब हम बेंजीन की ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसको हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये 6 मेंबर की रिंग बनाते हैं हम, ठीक है। हम कार्बन को इन कॉर्नर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और थोड़ा इसको ठीक से ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। जैसे ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, इधर कार्बन, ये भी कार्बन। सिंस डबल बॉन्ड घूमता रहता है तो डबल बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बीच में एक रिंग बना देते हैं। तो इस तरह से हम बेंजीन के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें हम एक हेक्सागन बनाते हैं। हेक्सागन के कॉर्नर्स हर कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और बीच में हम बनाते हैं ये रिंग। तो ये किसकी स्ट्रक्चर जाती है, एक बेंजीन की स्ट्रक्चर। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो आपको ध्यान रखना होगा। बेंजीन, इसकी रिंग में हेक्सागोनल रिंग बनती है, और बीच में क्या बनता है, एक गोला। ये गोला है, आपको दिखा रहा है कि यहाँ पर कार्बन एटम, हर कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड्स होते हैं जो घूमते रहते हैं इस रिंग के अंदर। तो डिटेल में आप बेंजीन को बाद में पढ़ोगे, तब वहां पर इसे और अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा टॉपिक हुआ आइसोमेरिज्म, जिसमें हमने एक ही कंपाउंड की अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाना सीखा। हमने देखो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स बनाई, हमने ब्रांच चेन स्ट्रक्चर्स बनाई, और उनके बीच में रिलेशन सीखा। तो इस तरह से हम यहाँ पे आइसोमेरिज्म को खत्म करते हैं, और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज होमोलोगस सीरीज। देखो होमोलोगस सीरीज को समझना बहुत बहुत आसान है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपने एल्केन्स पढ़े थे ना, एल्केन्स। एल्केन्स के मैं कुछ मेंबर्स के नाम लिख रहा हूं। जैसे पहला मेंबर लिखता हूं मैं मीथेन, दूसरा मेंबर होगा इथेन, फिर मैं लिखता हूं प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। ठीक, चलो इतने ही नाम बहुत हैं। क्या आप मुझे मीथेन के स्ट्रक्चर बना के बता सकते हो? बताओ, मीथेन के स्ट्रक्चर में क्या होगा, एक कार्बन होगा जिसके साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे। ईथेन के स्ट्रक्चर में क्या होगा, 2 कार्बन होंगे जो इस तरह से जुड़े हुए होंगे। प्रोपेन CH3 CH2 CH3 बोलो होगा। ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3, पेंटेन CH3 CH2 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 एंड CH3। तो देखो ये एल्केन्स फैमिली के ये अलग अलग मेंबर्स हैं। क्या आप मुझे इन मेंबर्स के बीच में कोई डिफरेंस बता सकते हो इनके स्ट्रक्चर्स में? देखो अगर मैं मीथेन को कुछ इस तरह से लिखूं, CH3H, इथेन को लिखूं CH3CH2H, प्रोपेन को लिखूं CH3CH2CH3। तो देखो आपको यहां एक डिफरेंस दिखेगा, इथेन और मीथेन में डिफरेंस क्या है कि यहां पर देखो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक CH2 ग्रुप आ गया। इथेन, ये इथेन है, और ये प्रोपेन में डिफरेंस क्या है, एक और CH2 ग्रुप आ गया। प्रोपेन और ब्यूटेन में फर्क क्या है, एक और CH2 ग्रुप आ गया। ब्यूटेन और पेंटेन में क्या डिफरेंस है, यहां पर भी बीच में क्या आ गया, एक CH2 ग्रुप आ गया। तो ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं, एक होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, होमोलोगस सीरीज एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड फैमिली, जैसे हाइड्रोकार्बन्स एक ही कंपाउंड फैमिली के मेंबर्स होते हैं जो एक दूसरे से इस CH2 ग्रुप से डिफर करते हैं। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम, लेकिन इनकी स्ट्रक्चर्स में एक CH2 ग्रुप एक्स्ट्रा आ जाता है, तो
तो होमोलोगस सीरीज को हम कहते हैं कि ये एक ही कंपाउंड के अलग अलग मेंबर्स होते हैं जो एक दूसरे से CH2 ग्रुप से डिफर करते हैं। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सेम। तो इसे हम क्या बोलेंगे? होमोलोगस सीरीज। तो देखो ये सारे कंपाउंड्स इस एक ही फैमिली के मेंबर हैं, दैट इज एल्केन्स। जैसे जैसे आप नीचे बढ़ते जा रहे हो, देखो इन सबके मॉलिक्यूलर मासेस क्या होते जा रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम। इनकी स्ट्रक्चर्स भी क्या है? देखो सबके सब स्ट्रेट चेन है, तो इनके स्ट्रक्चर भी सिमिलर है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या है? सिमिलर। तो जब आप कोई भी एक टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के टर्म्स में अरेंज करते हो, तो एक सीरीज मिलती है जिसके मेंबर्स एक दूसरे से इस CH2 ग्रुप से डिफर करते हैं। ये जो सीरीज मिलती है उस सीरीज को हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज। तो हम होमोलोगस सीरीज को बड़ी आसानी से डिफाइन कर सकते हैं एज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज इन विच the successive members differ by a CH2 group। जैसा हमने यहाँ पे देखा, सारे मेंबर्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं? सेम। स्ट्रक्चर्स भी ऑलमोस्ट क्या हैं? सेम। सबके सब स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, लेकिन सबके सब किससे डिफर कर रहे हैं? बाय अ CH2 ग्रुप। ऐसी जो भी सीरीज बनती है उसे हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज। जरूरी नहीं है एल्केन्स में ऐसी सीरीज बने, हर कंपाउंड में, हर ऑर्गेनिक कंपाउंड की फैमिलीज के अंदर ऐसी सीरीज बन सकती है। तो आओ देखते हैं और कितने होमोलोगस सीरीज बनती है और इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो देखो हम होमोलोगस सीरीज बनाते हैं। एल्केन्स की बात करते हैं, एल्कीन्स की भी होमोलोगस सीरीज बन सकती है और एल्काइंस की भी होमोलोगस सीरीज बन सकती है। जैसे हम बात करें एल्केन्स का पहला मेंबर कौन होता है? मीथेन, जिसका फॉर्मूला क्या होगा? CH4। जबकि एल्कीन्स का पहला मेंबर कौन होगा? इथीन, जिसका फॉर्मूला क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसी तरह एल्काइन का पहला मेंबर कौन होगा? HC ट्रिपल बॉन्ड CH होगा। सेकंड नंबर कौन होगा यहाँ पे एल्केन्स का? इथेन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो एल्कीन्स का अगला मेंबर कौन होगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। एल्कीन का पहला मेंबर, अगला मेंबर कौन होगा? CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर आप यहां पर भी देखो तो देखो 2 कार्बन्स एंड 4 हाइड्रोजन्स, ये बनेगा C2H4। यहां देखो 3 कार्बन्स एंड हाउ मच हाइड्रोजन? 3 एंड 2 5 एंड 1 6। डिफरेंस निकालो, 3 में से 2 कार्बन गया, 1 कार्बन, 6 में से 4 हाइड्रोजन गए, 2 हाइड्रोजन। देखो एक CH2 ग्रुप का डिफरेंस आया। सेम इसी तरह यहां देखो C2H2, ये क्या बनेगा? C3H4। डिफरेंस निकालो, 3 में से 2 कार्बन गया, 1 कार्बन, 4 में से 2 हाइड्रोजन गया, 2 हाइड्रोजन। CH2 ग्रुप। तो ये भी देखो एक होमोलोगस सीरीज बनने जा रही है। दोनों मेंबर्स में डबल बॉन्ड्स हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सिमिलर। लेकिन दोनों डिफर किससे कर रहे हैं? एक CH2 ग्रुप से। यहां भी देखो CH2 ग्रुप से डिफर कर रहे हैं। अगले कंपाउंड बनाते हैं। यहां कौन बनेगा? प्रोपेन, CH3 CH2 CH3। यहां क्या बनेगा? CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। यहां पे साथ में क्या आएगा? एक CH। यहां देखो CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। एक और मेंबर बनाते हैं, CH3 ब्यूटेन, CH2 CH2 CH3। यहां पर भी क्या होगा? एक और CH2 बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना? सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। यहां पर भी एक और कार्बन बढ़ा दो, तो CH2 जहां एक था अब 2 CH2 आ जाएंगे, C ट्रिपल बॉन्ड CH। और इस तरह से सीरीज बढ़ती जाएंगी। बोला समझ में आता है आपको? तो ऐसी जो सीरीज बनती है जहां पर एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड के अलग अलग मेंबर्स एक दूसरे से एक CH2 ग्रुप से डिफर करते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज। अब देखो हर होमोलोगस सीरीज का एक जनरल फॉर्मूला होता है जिसे हम अपने आप ही डिपिक्ट कर सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पे आपने एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला पढ़ा था, वो क्या था? CnH2n + 2। तो देखो इसको फॉलो कर रहे हैं सबके सब, ये सबके सब कंपाउंड CnH2n + 2 की फॉर्म को फॉलो कर रहे हैं। इसलिए
हम इसको बोलते हैं जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स। सिमिलरली एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, CnH2n, और एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला क्या बनता है, CnH2n-2, जिसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरह से हर कंपाउंड की आप एक होमोलोगस सीरीज बना सकते हो जो एक जनरल फॉर्मूले को फॉलो करती है। तो आओ देखते हैं और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं होमोलोगस सीरीज की। तो हर होमोलोगस सीरीज की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनको वो फॉलो करती हैं। आओ डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है, ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज फॉलो अ जनरल फॉर्मूला। जैसा हमने अभी भी देखा, एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस सबके सब एक कॉमन जनरल फॉर्मूला को फॉलो कर रहे हैं। तो एक होमोलोगस सीरीज के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सबके सब एक कॉमन जनरल फॉर्मूला को फॉलो करते हैं। तो ये हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक है, ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज फॉलो अ जनरल फॉर्मूला। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक जो है, दैट इज टू सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ अ सीरीज डिफर बाय अ CH2 ग्रुप। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी दो कोई मेंबर्स होते हैं वो कौन से ग्रुप से डिफर करते हैं, बाय अ CH2 ग्रुप। फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ देखा था, मीथेन और इथेन एक CH2 ग्रुप से डिफर कर रहे हैं, इथीन और प्रोपीन भी एक CH2 ग्रुप से डिफर करते हैं, इथाइन और प्रोपाइन भी किससे डिफर कर रहे हैं, एक CH2 ग्रुप से। तो एक होमोलोगस सीरीज के जो दो सक्सेसिव मेंबर्स होते हैं वो हमेशा किससे डिफर करते हैं, बाय अ CH2 ग्रुप। थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कहती है कि ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे आपने देखा था एल्केन्स, एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस सारे मेंबर्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम। ठीक, तो ये भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि एक होमोलोगस सीरीज के सभी मेंबर्स का जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, सेम। फोर्थ पॉइंट देखो, अगर आप इन सीरीज को ऑब्जर्व करो तो जैसे आप डाउन मूव कर रहे हो, जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो होमोलोगस सीरीज में जैसे आप बढ़ते जाते हो मेंबर्स का मॉलिक्यूलर मास क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो यही फोर्थ प्रॉपर्टी है, that is in a homologous series the molecular mass of members increases। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मास क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी दो सक्सेसिव मेंबर्स होंगे उनका मॉलिक्यूलर मास कितने से डिफर करता है, बाय 14। जैसा हमने पढ़ा एक CH2 ग्रुप, तो CH2 ग्रुप का मास निकालो, कार्बन का मास होता है 12 प्लस 2 हाइड्रोजन 2, टोटल कितना हो जाएगा 14। तो सिंस दो मेंबर्स के बीच में एक CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है तो मास के टर्म्स में ये डिफरेंस कितना हो जाएगा, 14। तो किसी भी होमोलोगस सीरीज के जो दो सक्सेसिव मेंबर्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर मास कितने से डिफर करता है, बाय 14। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी होगी। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज that members of a homologous series show gradual change in their physical properties। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे मेंबर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, ये सब क्या होते जाएंगे, चेंज। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। केमिकल प्रॉपर्टीज तो क्या रहती है सबकी सेम, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं, डिफरेंट। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ेंगे, जबकि इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज। क्यों होगी वो हम डिस्कस करेंगे, बट हाल फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एक होमोलोगस सीरीज की। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती जाएंगी, चेंज होती जाएंगी। तो यही आपके पास कुछ होमोलोगस सीरीज। अब डिस्कस करते हैं कि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज आखिर क्यों होती है। तो देखो, एक होमोलोगस सीरीज के लिए आपको चीज ध्यान रखनी होगी कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही डिपेंड करते हैं मॉलिक्यूलर मास पे, एंड दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे, इंक्रीज। इन कंपाउंड्स में क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता है इसको हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में हायर क्लासेस के अंदर। अभी तो आपको ध्यान रखना है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास।
अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे, इंक्रीज। मॉलिक्यूलर मास बढ़ने का मतलब है विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। भाई जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे वैसे से अपने आप ही मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते हैं उन कंपाउंड्स का, चाहे एल्केन्स हो, चाहे एल्कीन्स हो, चाहे एल्काइंस हो, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही क्या होंगे, इंक्रीज। फर्दर सॉल्युबिलिटी, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी इन वाटर की। तो सॉल्युबिलिटी वाटर भी क्या होती है, चेंज होती है। इट चेंजेस इनवर्सली विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जाते हैं इन कंपाउंड्स की वाटर में सॉल्युबिलिटी भी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको ध्यान रखने होंगे। फिर इनको डिटेल में आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ोगे, और ये जो सॉल्युबिलिटी वाला पार्ट है ये तो हम इसी चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी आपको ध्यान रखना है, अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, और अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी वाटर में, डिक्रीज। ये भी होमोलोगस सीरीज की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिससे आपसे कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।